लगातार लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें इनसाइट स्टडी फोरम चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन में ऑल को सभी नोटिफिकेशंस पाने के लिए। वेलकम टू इनसाइट स्टडी फोरम। आज का टॉपिक हमारा है पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, खासकर एसएससी, एनटीपीसी तथा अन्य परीक्षाओं के लिए। आज के वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले एक बार देख लेते हैं। पाचन क्या होता है, पोषण क्या है, मानव में पोषण की प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं, कितने स्टेजेस होते हैं, आहार नाल कितने मीटर लंबी होती है, और बच्चे का दंत सूत्र यानी डेंटल फार्मूला क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, मनुष्य एवं अन्य जंतु परपोषी होते हैं। देखिए, न्यूट्रिशन दो प्रकार का होता है, यानी अगर हम बात करें पोषण के बारे में तो पोषण दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्वपोषी और दूसरा होता है परपोषी। स्वपोषी को हम ऑटोट्रॉपिक कहते हैं और परपोषी को हम हेटेरोट्रॉपिक कहते हैं। स्वपोषी, इसमें वे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं पकाते हैं, जैसे प्लांट्स। पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में खुद पकाते हैं, तो पौधे कैसे हुए, स्वपोषी हुए। और साथों साथ एनिमल्स, जंतु, ह्यूमंस, मनुष्य, ये सब हेटेरोट्रॉपिक होते हैं यानी परपोषी होते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन पौधों से तथा अन्य जंतुओं से प्राप्त करते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर कोई हर्बीवोरस यानी शाकाहारी एनिमल है तो वो अपना भोजन पौधों से प्राप्त करेगा। यदि कोई कार्निवोरस यानी मांसाहारी एनिमल है तो वो अपना भोजन किसी दूसरे एनिमल को मार करके प्राप्त करेगा। और यदि ओमनीवोरस यानी सर्वाहारी है तो वो अपना भोजन जंतु तथा पौधों में से किसी से प्राप्त कर सकता है। तो दो प्रकार से न्यूट्रिशन यानी पोषण होता है, पहला स्वपोषी, दूसरा परपोषी। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पाचन तंत्र की। तो देखिए, जंतु परपोषी होते हैं, यानी ये डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे या फिर किसी दूसरे एनिमल्स के ऊपर। अब देखिए, किसी भी व्यक्ति को, चाहे कोई एनिमल हो या इंसान हो, किसी भी जीवित प्राणी को कुछ कार्य करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और वो ऊर्जा कहाँ से आती है, वो एनर्जी फूड से आती है। जब कोई प्राणी किसी चीज़ को खाता है और उससे डाइजेशन के थ्रू उसको एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी से वह कई सारे कार्य करता है, जैसे शिकार करना या अपने दिनचर्या के कोई भी कार्य करना। तो यदि वो भूखा रहेगा तो उसको ऊर्जा नहीं मिलेगी और उसके जो कार्य हैं धीरे धीरे बाधित होते रहेंगे। तो ऊर्जा क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं ऊर्जा क्या है, एनर्जी, तो आप बोलेंगे कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। यानी एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अच्छा, एनर्जी कितने टाइप्स की होती है, एनर्जी कितने टाइप्स की होती है? फिजिक्स में आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि ऊर्जा के प्रकार कितने होते हैं। यहाँ पे मोटा मोटा हम समझते हैं रिवीजन के लिए, लाइट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी,
केमिकल एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी, साउंड एनर्जी इत्यादि। तो ये कुछ टाइप्स थे ऊर्जा के। विस्तार से इसको आप पढ़िएगा क्योंकि फिजिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस क्या होता है इत्यादि। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ऊर्जा जो एनर्जी है उसका एसआई यूनिट क्या है, एनर्जी की एसआई यूनिट क्या है, तो आप बोलेंगे जूल या फिर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऊर्जा को जूल या फिर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर में हम व्यक्त करते हैं, ये इसकी एसआई यूनिट है। एसआई का मतलब क्या होता है? एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। चलिए कुछ और रिवीजन के पर्पज से हम जानते हैं कुछ और एसआई यूनिट्स के बारे में। जैसे पावर, पावर की एसआई यूनिट क्या होती है? इसको हम वॉट बोलते हैं या फिर जूल पर सेकेंड। जैसे दाब की यानी प्रेशर की यूनिट क्या होती है? इसको हम पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, इसको हम न्यूटन पर मीटर बोलते हैं। चार्ज की यानी आवेश की एसआई यूनिट क्या होती है? इसको हम कूलाम कहते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपसे बोलूं इंटेंसिटी ऑफ साउंड यानी ध्वनि की जो तीव्रता है उसको हम डेसिबल बोलते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी तो इसको हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं, तो इसकी यूनिट हर्ट्ज होती है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी ज्योति तीव्रता तो इसको हम कैंडेला बोलते हैं। अगर हम बात करें ल्यूमिनस फ्लक्स की तो इसे हम ल्यूमेन बोलते हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की, ईएमएफ की, तो इसको हम वोल्ट बोलते हैं, वोल्ट्स बोलते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें टेम्परेचर की यानी तापमान की तो इसको हम केल्विन बोलते हैं, इसकी यूनिट केल्विन है। अगर हम बात करें वेट की तो वेट की क्या है? न्यूटन है। अगर हम बात करें एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी परम ताप तो इसकी भी केल्विन ही होती है। अगर हम बोलें डेप्थ ऑफ सी, डेप्थ ऑफ सी समुद्र की गहराई, तो इससे हम फैदम कहते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट एसआई यूनिट्स थी, ये केवल रिवीजन के लिए थी। बाकी आप फिजिक्स में इसको अच्छे तरीके से याद करिएगा क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से आते रहते हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं। किसी भी प्रकार का कार्य करने पर हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है, जैसा भी हमने समझा था। देखिए ऊर्जा का जो ट्रांसफर है काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम समझते हैं ब्रीफ में, आगे विस्तार से समझेंगे हम जब हम पढ़ेंगे एनवायरनमेंट के बारे में। देखिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? ऊर्जा का सबसे बड़ा और अंतिम स्रोत क्या है? दैट इज सन, सूर्य है। और सूर्य क्या है? एक स्टार है, सूर्य एक तारा है। ऐसे अनेकों तारे हमारे ब्रह्मांड में हैं। सन के चारों तरफ कुछ प्लैनेट्स हैं, जैसे सन का सबसे करीबी दैट इज मरकरी, उसके बाद में वीनस, उसके बाद में अर्थ जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, जहाँ पे बैठे हुए हैं और ये वीडियो आप देख रहे हैं वो अर्थ है। अगर कोई उल्का पिंड, अगर कोई एस्ट्रॉइड यहाँ पे गिरा तो फिर वीडियो देखना बंद हो जाएगा क्योंकि हम रहेंगे नहीं। चलिए आगे देखते हैं, ये तो मैं मजाक कर रहा था। अर्थ के बाद हम बात करते हैं मार्स की। मार्स के बाद में
क्षुद्र ग्रहों की कुछ पट्टी हैं जहाँ पे कई सारे क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉइड्स हैं, तो उसको हम एस्ट्रॉइड बेल्ट बोलते हैं। इसके बाद में जुपिटर, इसके बाद सैटर्न, इसके बाद यूरेनस, नेपच्यून। तो ये कुछ प्लेनेट हैं। कितने हैं? 8 ग्रह हमारे पास में हैं। हमारे सौर मंडल में 8 प्लैनेट्स हैं और प्लूटो इज डॉर्फ प्लैनेट नाउ, अभी के लिए। हो सकता हो कि कल इसको भी एक प्लैनेट घोषित कर दिया जाए, वो कल की बात है। अभी के लिए ये प्लूटो क्या है? एक ड्वार्फ प्लैनेट है। सौर मंडल काफी इंपॉर्टेंट है, आगे हम ज्योग्राफी में सौर मंडल विस्तार से पढ़ेंगे। अब देखिए, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सन है। सूर्य से ऊर्जा आती है, तो सूर्य से आने वाली ऊर्जा को प्लांट्स, पौधे यूज कर लेते हैं और उसके बाद में उस एनर्जी को जब भी कोई हर्बीवोरस एनिमल यानी जब भी कोई शाकाहारी एनिमल प्लांट खाता है तो वो एनर्जी प्लांट्स के थ्रू एनिमल्स में आती है और एनिमल्स में वो रहती है। अगर कोई दूसरा एनिमल इसको खा लेता है तो वो एनर्जी यहाँ से ट्रांसफर होती रहती है। ये रूल किसने दिया था और कितनी एनर्जी ट्रांसफर होती है? क्या 100% या उससे कम? ये 2 क्वेश्चंस आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, मैं चेक करूंगा। तो ये था ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। हम भोजन के रूप में काफी जटिल पदार्थों को खाते हैं। जटिल पदार्थों का मतलब है कि वेरी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, क्योंकि हम कच्चे पदार्थों को भी खा जाते हैं या फिर पूर्ण रूप से पके पदार्थ नहीं होते हैं। तो कंपैरेटिवली अगर हम बात करें तो जटिल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को हम मोस्टली खाते रहते हैं, लेकिन उन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को बिना डाइजेशन के हुए हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी और उससे एनर्जी गेन नहीं कर पाएगी। तो होगा क्या? जो जटिल पदार्थ हैं ये पहले सरल पदार्थों में टूटेंगे और उसके बाद में उसमें जो व्याप्त पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो हमारे शरीर द्वारा उपयोग में लाए जाएंगे। अब ये हम समझते हैं कि ये प्रोसेस कैसे होती है। ये प्रोसेस होती है थ्रू डाइजेशन यानी पाचन के थ्रू। सबसे पहले हम समझते हैं पोषण क्या है, व्हाट इज न्यूट्रिशन। देखिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भोजन से पोषक तत्वों को प्राप्त किया जाता है और जिससे शरीर की वृद्धि होती है, उसे हम पोषण कहते हैं। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए, उसकी बॉडी में टिश्यूज की ग्रोथ होने के लिए पोषण अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि पोषण के थ्रू ही हमको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं ताकि हम कुछ लाइफ में कर पाएं, हम अपने बॉडी को स्वस्थ रख पाएं। अब इसमें हम न्यूट्रिएंट्स को खाते हैं, जैसे हमने अगर कोई भी फूड लिया तो उस फूड में हम क्या लेंगे? हम लेंगे पोषक तत्वों को यानी न्यूट्रिएंट्स को, जैसे विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एटसेट्रा। और ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि इनकी कमी से अक्सर डिजीज होते रहते हैं। जैसे विटामिन्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है, प्रोटीन की कमी अगर हो जाएगी तो बॉडी में ग्रोथ नहीं होगी, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, फैट भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे कि विटामिन्स, फैट और कार्बोहाइड्रेट ये सब क्या हैं और इनका रोल हमारी लाइफ में, हमारी बॉडी में क्या होता है। मानव में पोषण की प्रक्रिया क्या होती है और कैसे ये पूरी होती है। इसके 5 चरण होते हैं, 5 स्टेज होती है। कौन कौन सी स्टेज होती हैं? सबसे पहले होता है इंजेशन, जिसका मतलब होता है कि भोजन को करना। जैसे आपके सामने थाल रखी हुई है और थाल में 4-5 कटोरी रखी हुई, इसमें कुछ फूड है, पनीर है, मशरूम है एटसेट्रा, और एक व्यक्ति बैठा हुआ है। वो क्या करेगा? इस थाली में भोजन को खाएगा, दैट इज वो इंजेशन कर रहा है, भोजन को खा रहा है। नंबर 2, जब भोजन को वो खा लेगा उसके बाद भोजन लार में लिपटा हुआ उसके स्टमक में पहुंचेगा, जहां पर कई सारे एंजाइम्स आएंगे और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में ब्रेक करेंगे, उसका पाचन होगा। उसके पाचन के बाद क्या होगा? जब सरल पदार्थों में वो टूट जाएगा और वो छोटी आंत की ओर बढ़ेगा, तो छोटी आंत के थ्रू
उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी पोषक तत्व हैं जैसे विटामिन्स है एट्सेट्रा, ये एब्जॉर्प्शन होंगे यानी इनका अवशोषण होगा। और उसके बाद में क्या होगा, ये अवशोषित होकर के हमारे ब्लड स्ट्रीम में, हमारे ब्लड में, रक्त में पहुंचेंगे और उसके बाद में वहां से एनर्जी प्राप्त होगी, हमको ऊर्जा मिलेगी। और फाइनली जो वेस्ट पदार्थ होंगे बॉडी में, अपचित अनडाइजेस्टेड पदार्थ होंगे, वो बाहर निकल जाएंगे, उसको हम बोलते हैं इजेशन यानी मल त्याग। तो ये कुछ 5 स्टेज के थ्रू होता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकता है कि भोजन की जो प्रक्रिया है पोषण की, वो कितने स्टेज में पूरी होती है, दैट इज 5। पाचन तंत्र की अगर हम बात करें तो पाचन तंत्र में आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाई जाती हैं। पाचन तंत्र में इनका, एलिमेंट्री कैनाल का और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का काफ़ी ज़्यादा रोल है। तो सबसे पहले आज के वीडियो में हम बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल की यानी आहार नाल की। देखिए, आहार नाल हमारे मुख से शुरू होती है और एनस तक, गुदा तक जाती है। आहार नाल का जो सबसे पहला पार्ट है वो हमारा माउथ है। उसके बाद में फेरिंग्स, जिसको हम ग्रसनी बोलते हैं। उसके बाद में ईसोफेगस, जिसको हम भोजन नली कहते हैं। फिर आता है हमारा स्टमक, जिसको हम आमाशय कहते हैं। उसके बाद छोटी आंत और फिर बड़ी आंत, और उसके बाद आता है मलाशय, जिसको हम रेक्टम कहते हैं। उसके बाद आता है एनस, और फाइनली एनस के थ्रू जो वेस्ट पदार्थ होता है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब ये पूरी कथा चलती कैसे है, ये हमको समझना है। और दूसरे तरीके से अगर हम समझें, दूसरे हैंड पे पाचक ग्रंथियों का काफ़ी इंपॉर्टेंट योगदान होता है पाचन तंत्र में। इसमें लार ग्रंथियों के बारे में हम पढ़ेंगे, यकृत यानी लीवर के बारे में पढ़ेंगे, और पैनक्रियाज, जिसको हिंदी में हम अग्नाशय कहते हैं, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं आहार नाल। देखिए, मनुष्य की जो आहार नाल है वो मुख से एनस तक जाती है और जिसकी लंबाई लगभग 9 मीटर होती है, बहुत लंबी होती है, लगभग 9 मीटर होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे माउथ के बारे में, हमारे मुख के बारे में। मुख में जब हम बात करेंगे तो हम सबसे पहले बात करेंगे बक्कल कैविटी के बारे में। जिसे हम मुख गुहा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप आ करें, तो जब आप आ करते हैं आपका मुंह खुलता है, उसमें आपके दांत हैं, जीभ है, तालू है, इन सब को हम मुख गुहा कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मुख गुहा में, बक्कल कैविटी में, दांत के बारे में। दांत से कई क्वेश्चंस पूछे गए हमारे परीक्षाओं में, तो सबसे पहले हम दांत को डील करते हैं। दांत यानी टीथ। मानव के जीवन में दांतों के 2 सेट होते हैं। इसका मतलब यह है कि एक होता है टेम्परेरी और दूसरा होता है परमानेंट। टेम्परेरी कुछ समय के बाद टूट जाते हैं और उसके बाद उगते हैं स्थायी यानी परमानेंट दांत। दांतों के पहले सेट को दूध के दांत यानी मिल्क टीथ कहा जाता है, जो लगभग 6 या 7 महीनों के बीच निकलते हैं। यानी जब बच्चा लगभग 6 या 7 महीने का हो जाता है, तब उस बीच दूध के दांत निकलते हैं। इनकी संख्या 20 होती है, 20 होती है, और 6 से 12 वर्ष की आयु के बीच ये दांत गिर जाते हैं। इनकी जगह पर नए दांत उगते हैं जो जीवन भर रहते हैं। इस प्रकार के दांतों को स्थायी दांत कहा जाता है। यानी ऐसे दांत जो मिल्क टीथ के गिरने के बाद उत्पन्न होते हैं उनको हम स्थायी दांत कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैंने बोला है कि जीवन भर,
तो जीवन भर डिपेंड करता है आपके कर्मों के अनुसार। यानी अगर आप का एक्सीडेंट हो जाता है या फिर किसी कारणवश, किसी दुर्घटनावश आपके दांत टूट जाते हैं तो वो एक अलग केस है। और यदि आप गुटखा पान मसाला खाते हैं तो भी आपके दांतों पे खतरा बना रहेगा। और यदि आपके माउथ का जो पीएच वैल्यू है, जो पीएच लेवल है, वो काफ़ी नीचे रहता है तो भी आपका जो दांत का ऊपर का पार्ट है, एनेमल, जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है बॉडी का, एनेमल, वो खराब हो जाएगा और आपके दांत धीरे धीरे खराब हो जाएंगे। दांतों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में होता है। ये आपके सामने दांत का एक स्ट्रक्चर है। इसमें हमने इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर के बारे में आपको बताया है। ये वन साइडेड फिगर है और ये अपर जॉ का है, यानी ऊपरी जबड़े का है। इधर भी होगा तो इसको बोलेंगे फुल टीथ। उसके बाद में नीचे भी होगा, ये वन साइड और ये वन साइड। तो मैंने केवल समझाने के लिए केवल एक साइड ही लिया है। आपसे अगर पूछे कि टाइप्स ऑफ टीथ यानी कितने प्रकार के दांत होते हैं तो आप क्या कहेंगे? इंसीजर, जिसको हिंदी में हम कृंतक कहते हैं, जिसका मेन मकसद काटना होता है। जब भी हम कोई चीज खाते हैं तो काटने के लिए सबसे पहले हम जो इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं इंसीजर को। उसके बाद हमारा आता है कैनाइन, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं रदनक। कैनाइन का उद्देश्य होता है चीरने फाड़ने के लिए। यानी अगर कोई बहुत ही कठोर चीज है या फिर नहीं कुतर पा रही है, नहीं कट रही है, तो उसको फिर हम कैनाइन की मदद से चीरेंगे फाड़ेंगे। जैसे ये कुछ जंतुओं में काफी लंबे होते हैं, जैसे जितने मांसाहारी जंतु होते हैं उनमें काफी लंबे होते हैं। जैसे लॉयन के अगर आपने देखे होंगे तो काफी लंबे होते हैं कैनाइन दांत, या फिर कुत्ते के आपने देखे होंगे काफी लंबे होते हैं कैनाइन दांत। उसके बाद हम बात करेंगे प्री मोलर के बारे में। प्री मोलर का मतलब होता है चबाने के लिए, जिसको हम बोलते हैं अग्र चवर्णक। और फाइनली हम बात करेंगे मोलर के बारे में। देखिए, मोलर ऐसे दांत होते हैं जो विशेष रूप से कठोर चीजों को चबाने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। अब इस साइड में यानी वन साइड में कितने दांत होते हैं? 2 इंसीजर हैं, 1 कैनाइन है, 2 प्रीमोलर हैं और 3 मोलर हैं। इतने ही दांत इस तरफ होंगे तो इसको हम मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। कितना हो गया? 3 to 5, 5 3 8, 8 to 16। और उसके बाद में उतना ही पार्ट नीचे की तरफ भी होगा तो कितना होगा? 16। तो 32 दांत होते हैं एक वयस्क में, एक अडल्ट में। अब हम बात करने वाले हैं डेंटल फार्मूला ऑफ चाइल्ड एंड एडल्ट। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। डेंटल फार्मूला, दंत सूत्र। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मनुष्य का बच्चा यदि वो 2 वर्ष की आयु तक का है तो उसमें कितने दांत होंगे? 2 वर्ष की आयु तक का है तो उसमें कुल 20 दांत होंगे। कैसे इसको हम काउंट करेंगे? देखिए, उस बच्चे में इंसीजर कितने होंगे? 2 इंसीजर होंगे। कैनाइन कितने होंगे? 1 होगा। प्री मोलर कितना होगा? 2 होगा। और मोलर नहीं होगा। ये है वन साइडेड। इतने ही होंगे अदर साइड में। और उसके बाद में दोनों को अगर मिला लें, कितने हो गए? 2 1 3 2 5, तो 5 हो गए। उतने होंगे एक अलग साइड में, तो कितने हो गए? 10 हो गए। उतने ही नीचे होंगे दोनों साइड में, कितने होंगे? 10 होंगे। तो 10 या 10 कितने हो गए? 20 हो गए। आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद बात करते हैं मनुष्य। अगर वो किशोर हो गया है यानी थोड़ा सा युवा हो गया है, जिसकी आयु 17 से 20 वर्ष तक की हुई है, तो इसमें 2 होंगे हमारे इंसीजर, 1 होगा कैनाइन, 2 होंगे प्रीमोलर और 2 होंगे मोलर। ये हैं वन साइड के। इतने होंगे दूसरे तरफ और उतना ही होगा नीचे। तो कुल कितने होंगे? 28। कैसे होंगे? 2 1 3 प्लस 4, उसका कितना हो गया? 3 प्लस 4, यानी ऊपर है 7, नीचे भी है 7 इंटू 2, तो कितना हो गया? 14 और 14 28, 28 हो गए। तो किशोर में एक दांत नहीं होता है एक साइड में, वो हमारा है अक्ल का दांत, या जिसको हम बोलते हैं विजडम टीथ, वो नहीं होता है।
वो 20 वर्ष की आयु के बाद या फिर 20 वर्ष की आयु में वो दांत आना शुरू हो जाता है। अब क्या है, तीसरे केस में एक वयस्क मनुष्य है, अडल्ट ह्यूमन है, इसमें एक साइड में 2 इंसीजर, एक कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर उतने ही नीचे होंगे और उतने ही होंगे दूसरी तरफ। तो कुल कितने हो जाएंगे 32, क्योंकि इसमें विजडम टीथ आ चुका है तो कुल 32 होंगे। आप बताइएगा कि आपके खूबसूरत से मुख में कितने दांत हैं, 28 हैं क्या या 32 हैं? ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक है। आगे हम नेक्स्ट पार्ट 2 में बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में और खासकर जीभ के बारे में बात करेंगे कि जो जीभ हमारी होती है वो किस तरीके से काम करती है और उसमें सलेवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथियां किस तरीके से एंजाइम्स को सिक्रीट करती हैं इत्यादि, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सेकंड पार्ट में हम समझेंगे फंक्शंस ऑफ एंजाइम, यानी एंजाइम के कार्य कौन कौन से होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम कार्य करता है, फैट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम कार्य करता है, इसके अलावा स्टार्च के पाचन के लिए, स्टार्च को हिंदी में हम मंड कहते हैं, मंड के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम कार्य करता है। तो इन सभी की आगे हम जो है बात विस्तार से करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है और कंटेंट अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको लगातार वीडियोस मिलते रहें, और नोटिफिकेशन में ऑल पर टिक करें ताकि आपको लगातार वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें जब भी वीडियो नया अपलोड किया जाए। अगर आपको कोई सुझाव है, कोई सजेशन है तो आप ज़रूर कमेंट में लिखें, हम कमेंट बॉक्स को चेक करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।